हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यूअल माइंड्स। आई एम विजय एंड आई होप आप लोग अब तक पाइथन सीरीज के सारे कंसेप्ट अच्छे से फॉलो कर पाए होंगे। तो अब तक हमने पाइथन का ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। लाइक बेसिक्स में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक सेट, ट्यूपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी पढ़ा। एरे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप कैसे यूज करते हैं, वो सारे। और लाइब्रेरी में हम लोगों ने सीबॉर्न, पांडा, नमपाई ये सब पढ़ा। और आज का जो वीडियो है वो पाइथन सीरीज का लास्ट वीडियो है। लेकिन ये जो लास्ट वीडियो होने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ईडीए का, दैट मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में। ईडीए एक ऐसा स्टेप है भाई जो पाइथन और मशीन लर्निंग के बीच का एक तरह से ब्रिज है। अगर एमएल स्टार्ट करने से पहले डेटा को समझना, अगर समझेंगे नहीं हम कि डेटा कैसा है, क्लीन है कि नहीं है, पैटर्न्स इसमें क्या है, तो हम चाहे कितना भी एडवांस मॉडल क्यों ना बना लें, रिजल्ट जो है हमेशा बेकार ही होगा। तो ये ये पाइथन और क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग के बीच का एक पार्ट है, जिसमें हम डेटा डेटा को क्लीन करते हैं, समझते हैं, पैटर्न्स फाइंड करते हैं, इंसाइट्स निकालते हैं। तब जाके हम उस डेटा को हम आगे मशीन ट्रेनिंग के लिए देते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो के बाद हम ऑफिशियली मशीन लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ जहाँ हम एल्गोरिदम को मैथ्स प्लस इंट्यूशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे। हर एक एल्गोरिदम का पहले मैथ समझेंगे, उसके पीछे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं ईडीए क्या होता है। तो ईडीए इज ए प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ए डेटा सेट बिफोर अप्लाइंग एनी मशीन लर्निंग मॉडल। तो हम कोई से अभी मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करने से पहले हम डेटा को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो बिफोर बिल्डिंग ए मॉडल, ईडीए हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा लुक्स लाइक, डेटा कैसा दिखने में है, व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट, डेटा में कौन से पैटर्न्स आपस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स और इशू आर हिडन इनसाइड द डेटा। ईडीए की मदद से हम समझते हैं। तो व्हाई डू वी नीड ईडीए? तो बेसिकली जो रियल रियल टाइम डेटा होता है, जो हमें डेटा रियल टाइम सिनेरियो से जो मिलता है, वो मेसी होता है, इनकम्प्लीट होता है, मिसलीडिंग होता है, मतलब वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो अगर हम एमएल का एल्गोरिदम बिना ईडीए अप्लाई किए लगाते हैं, तो मैं जो मॉडल है वो इनकरेक्ट पैटर्न को लर्न कर लेगा, जिसकी वजह से जब हम एक्चुअल जो डेटा उस पे आएगा प्रेडिक्ट करने के लिए, वो गलत बताएगा। और कभी कभी जो डेटा उसमें डेटा में ही आउटलायर्स भी रहते हैं, तो वो सब बिना नोटिस किए डेटा हमारा गलत ट्रेन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आउटपुट इन फ्यूचर किसी डेटा को लेकर, तो वो हमें गलत बताएगा। तो इसमें ईजे क्या हेल्प करता है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें मदद करता है। उस डेटा में मिसिंग वैल्यू है या नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं है, वो सब बताता है। आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिर दो फीचर्स और वी कैन से कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बताने में मदद करता है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। जिस उसके बाद ये सब प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है, जिसमें हम करते हैं मॉडल ट्रेन करने से पहले। तो बेसिकली हम ईजे में करते क्या है, तो अगर पहला कर पार्ट है कि व्हाट इज इन डेटा सेट, डेटा सेट में क्या है, तो हम उसके लिए नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जो बेसिक स्टफ्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रो बताना, नंबर ऑफ कॉलम्स बताना, ये सब बताते हैं। फिर फीचर्स नेम बताते हैं कि उसमें कितने कॉलम्स है, कौन कौन से कॉलम्स है। फिर डेटा टाइप्स बताते हैं कि जितने भी कॉलम्स हैं या फीचर हैं वो किस किस डेटा टाइप के हैं। कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब फीचर्स जो हैं वो बताते हैं कि उसमें कौन कौन सा है। फिर सेकेंड पार्ट है डेटा क्लीन करना। अब डेटा में अगर मिसिंग वैल्यू का तो उसको क्लीन भी करना होगा, ताकि वो मॉडल पे अच्छे से ट्रेन हो। डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा। और जो इनवैलिड और इनकंसिस्टेंट वैल्यू है, जैसे लाइक इंटीजर वाली कॉलम में कुछ फ्लोटिंग वैल्यू आ गया तो उसको हटाना, रिमूव करना, ऐसे चीज़ को कवर करते हैं। अब हाउ इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड? अब डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसके लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, लाइक हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, केडीए प्लॉट सब, जो हमें मदद करता है स्क्यूनेस, स्प्रेगनेस और आउटलायर्स बताने में। और फीचर आपस में कैसे रिलेट है, वो हम किसकी मदद से यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट्स, पेयर प्लॉट्स, कोरिलेशन हीट मैप्स, जिसकी वजह से हम पता करते हैं कि दो फीचर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है। तो ये सब बताते हैं, और ये सब मैंने नोटिस किया होगा, ये सारी चीज़ें मैंने जितनी लाइब्रेरी वाले वीडियो में उस सारे में कवर किया था कि हम कौन सा प्लॉट किसके लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। तो वो सारा वीडियो आपको देखना चाहिए, अगर नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो पहले जाके देखिए, तब इस पार्ट पे आए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँगे।
एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो लोगों को समझ नहीं आता, ईजीए मीन्स होता है कि सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं। ईजीए का मतलब होता है पूरे डेटा सेट को समझना, कि ये नहीं कि दो ग्राफ, चार पांच ग्राफ बना देना उस फीचर्स को लेकर, तो ऐसा नहीं होगा। उसको लेकर कंप्लीट एंड टू एंड हम डेटा को समझते हैं, कि स्टार्ट से लेकर लास्ट तक समझते हैं कि डेटा एक्चुअली में क्या कह रहा है। व्हेन डू वी परफॉर्म ईजीए? तो ईजीए तब परफॉर्म करते हैं जब हम डेटा सेट लोड करते हैं और डेटा प्री प्रोसेसिंग से पहले और मॉडल ट्रेनिंग से पहले, ताकि वो जो क्लीन डेटा हम मॉडल ट्रेन करते समय यूज करें। तो जो कि करेक्ट, और यही एक जो सीक्वेंस है, ये करेक्ट एमएल वर्कफ्लो का सीक्वेंस है, कि पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं, लोड करते हैं, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट होता है, फिर मॉडल ट्रेनिंग पार्ट होता है, फिर मॉडल इवेल्युएशन पार्ट होता है। वो सब हम जब एमएल सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें एकदम कंप्लीट एमएल वर्कफ्लो बताएंगे आपको, कि कैसे मॉडल प्रोजेक्ट बनाते हैं, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से वर्कफ्लो होते हैं, वो सारा चीज़ आपको आने वाले वीडियो में होगा। तो सबसे पहले, और इस वीडियो के लिए हमने जो डेटा सेट लिया है वो टाइटैनिक डेटा सेट लिया है, जो कि बहुत ही फेमस डेटा सेट है। तो सबसे पहले हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट पांडा एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib एज एज import matplot.py plot as plt, import cbon एज एसएनएस। हम लोगों ने पहले एक साथ ही सारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, ताकि बार बार हमें करना पड़े। पांडा हम डेटा को क्लीन एनालाइज करने के लिए किए, नमपाई उस पर कुछ ऑपरेशन करने के लिए किए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन हम डेटा विजुअलाइजेशन लाइक ग्राफ प्लॉट सब बनाने के लिए यूज करते हैं। तो रन करते हैं। हो गया, ये हमारा हो गया लोड। अब मैंने जो डेटा है वो डेटा वाले फ़ोल्डर में टाइटैनिक डेटा सेट जो है, इसमें काफ़ी सारे रो है। तो ये डेटा सेट यूज़ किया है और एक अलग से फाइल बनाया ईडीएफ करके। ये मैं अपने गिटहब पे पुश कर दूँगा, आप वहाँ से आप लोग डेटा सेट और ये फाइल देख देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा क्लोज करना होगा। तो डीएफ बराबर, ये शॉर्ट फॉर्म है डेटा को लिखने का, डीएफ डेटा फ्रेम। तो जनरली यही यूज करते हैं लोग, पीडी डॉट सीएसवी। ये करेक्ट, हमने सीधे डायरेक्ट फोल्डर फाइल का नाम लिख दिया था, ऐसा नहीं कर, हमें पाथ रखना होगा कि कौन कौन से फाइल में है। तो हमने ये फाइल करेक्ट पाथ रख दिया। अब हो जाएगा। तो डीएफ जो डेटा लोड हुआ है इसको साइड में कर देते हैं। ये है, इसमें अब क्या-क्या है, कॉलम्स है, जैसे कि पैसेंजर आईडी। तो जो जितने भी पैसेंजर जो शिप पे चढ़े थे टाइटैनिक शिप पे, उसका एक पर्सनल आईडी है, तो वो एक यूज़र आईडी टाइप क कह सकते हैं, पैसेंजर आईडी मिला है। ये कॉलम है सर्वाइव्ड, कि जो टाइटैनिक जो इंसिडेंट हुआ उसमें जो लोग बचे हैं उसको 1 से डिनोट करेंगे, और जो लोग नहीं बचे, नहीं रहे, वो उसको 0 से करेंगे। तो ये सर्वाइव कॉलम है। जनरली जब हम क्लासिफिकेशन डेटा सेट बनाते हैं, क्लासिफिकेशन मॉड्यूल बनाते हैं, कि 0, तो उसमें हम टारगेट कॉलम जो सर्वाइव रखते हैं। फिर पी क्लास हो गया, तो आपको पैसेंजर क्लास, दैट मीन्स कि पैसेंजर कौन से क्लास में है, लाइक इन जो ट्रेन में है, थर्ड एसी से फर्स्ट एसी सेकंड एसी। तो 3 स्टैंड फॉर, वी कैन से थर्ड एसी, थर्ड कैबिन, थर्ड क्लास, और 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट क्लास। वे उसी तरह 2 स्टैंड फॉर सेकंड क्लास। ये नेम हो गया पैसेंजर्स का। ये उसका सेक्स मतलब मेल मेल है या फीमेल है, एज उसका कितना है 22। सिव एसपी ये जो कॉलम है वो ये बताता है कि पैसेंजर के साथ साथ उसके कितने सिबलिंग्स या स्पाउस, मतलब जो वाइफ या हस्बैंड जो है वो है। तो सिबलिंग्स में 1 है, मतलब पैसेंजर के साथ उसका एक सिबलिंग्स या स्पाउस में से कोई, वाइफ या हस्बैंड में से, अगर वाइफ है तो हस्बैंड स्पाउस में होगा, अगर हस्बैंड है तो वाइफ होगी, और सिबलिंग्स उसका।
अब पार्च मीन्स पेरेंट्स, मदर, फादर और सन और डॉक्टर, ये सब हो गया पार्च में। ये टिकट टिकट सेक्शन हो गया कि उस यूजर का, पैसेंजर का टिकट कितना है, फेयर कितना उसका चार्ज लगा है। कैबिन एन है, ये इसमें नंबर नहीं दिया, मतलब ये एम्प्टी है, मिसिंग वैल्यू है। और इम्बार्क मीन्स एस सी और एक और होगा क्यू। तो ये एक कह सकते हैं पोर्ट स्टेशन की, जहाँ से पैसेंजर शिप पे चढ़ा था। तो एस 3 शहर का नाम है, तो वो एस सी और क्यू करके होगा, जो 3 शहर का नाम बता रहा है। तो इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स लाइक डी एफ डॉट हेड, जो हमें डेटा सेट के टॉप 5 रो हमें निकाल के देगा। उसी तरीके से अगर मुझे लास्ट के 5 करने हैं, तो डी एफ डॉट टेल करते हैं, तो वो निकाल के देगा। जब ऐसे करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 एंट्री लेता है। अगर हमको एक्स्प्लिसिटली 10 लेना है, तो यहाँ पे 10 कर देंगे, तो वो 10 डेटा निकाल के देगा, लास्ट के 10। अब कुछ बेसिक स्टफ है लाइक डेटा लोड कर ली। अब कुछ डेटा की इंफॉर्मेशन इस डेटा सेट के बारे में जानेंगे, तो इन्फो करके जो मैंने बताया था कि इससे हम पूरा इंटायर डेटा सेट का इंफॉर्मेशन लेते हैं। लाइक ये डेटा फ्रेम है, टोटल इंट्रीज कितने, 891, मतलब 891 इंट्रीज है टोटल, 0 से 893 तक जाता है। टोटल कॉलम्स कितने, 12 कॉलम्स है। कौन कौन से कॉलम्स है, पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव है, पी क्लास है, नेम है, सेक्स है, एज है, सिव एसपी है, पार्च है, टिकट है, फेयर है, कैबिन है और एम्बार्क है। और ये इसमें कितने नन काउंट वैल्यू है, मतलब इसमें एक भी 891 इंटीज है, इसमें 891 नन नन नल वैल्यू है। दैट मीन्स इसमें एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसमें इस फिर एज वाले में है, फिर उसी तरीके से कैबिन वाले में है, फिर इम्बार्क वाले में 2 है। फिर और उसका डेटा टाइप है कि इसमें जो ये डेटा है वो किस टाइप का है। तो इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर ऑब्जेक्ट बेसिकली कॉल्ड स्ट्रिंग कहते हैं उसको। ऑब्जेक्ट को पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसको स्ट्रिंग मान के कंसीडर कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग वैल्यू है, इंट फ्लोटिंग वैल्यू है। फिर इंट इंटीजर 64 है, मतलब ये भी इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट है। अब डेटा का समरी भी, अगर हमें डेटा का शेप अगर जानना है, तो एक एक्टिविटी शेप करके है, जो बता देगा कि 891 रो है और 12 कॉलम्स है। और उसी तरीके से अगर मुझे डेटा का समरी चाहिए, स्टैटिस्टिकल समरी, तो df डिस्क्राइब फंक्शन है जो मैंने बताया था, वो तो ये ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू उस सारे का काउंट हो गया, मीन उसका दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ है, मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो सारे, जैसे 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ये सब बता देगा। लाइक इसमें काउंट 189 वैल्यू है, तो क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसमें एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो इसलिए काउंट 191 है। बट अगर हम एज वाले सेक्शन में जाएं, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यू ऊपर में देखे थे, तो उसका काउंट 714 ही है। अब अगर मुझे सारे कॉलम्स के नेम जानना है, तो df डॉट कॉलम्स करके एट्रीब्यूट आता है, जिससे सारे डेटा सेट का जित कॉलम्स एंड सिंगर, जितने भी डेटा सेट में कॉलम्स है, वो हमें निकाल के दे देगा। अब डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, उसके लिए हम df डॉट डुप्लीकेटेड सम, ये यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, तो पूरे डेटा सेट में एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो इससे भी पता चल गया। अब अगर हम मुझे मिसिंग वैल्यू चाहिए, df डॉट इज नल डॉट सम, तो हमें पता चल रहा है कि पैसेंजर आईडी में, जैसे मैंने पहले बताया कि जीरो मिसिंग वैल्यू है, बट एज में 177 है, और कैबिन में 687 है, और इम्बार्क में 2 है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो एज में है वो ऑलमोस्ट 200 के करीब, और एज में ऑलमोस्ट 200 के करीब
जो है मिसिंग वैल्यू हो, और केविन में ऑलमोस्ट 90% डेटा या 80 टू 90% डेटा जो है नन मतलब मिसिंग है। तो बेसिकली उस जब टाइटैनिक शिप जब जा रहा था, तो उस टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत मैटर करता है। मतलब जैसे जो सबसे हाई क्लास, जो अपर रिच क्लास में फैमिली है, उसको फर्स्ट क्लास देते हैं। तो उसको मेंशन करते हैं वो लोग कि इस पर्सन को फर्स्ट क्लास में सीट मिला है। बट जो उस टाइम पे थर्ड क्लास, जो ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो उसको थर्ड क्लास में कंसीडर करते थे, जिसको लोग कंसीडर नहीं करते, फिलअप नहीं करते थे। तो वो जो मिसिंग वैल्यू है वो उसी थर्ड क्लास कैबिन का ही है। और इम्बार्क जो है कि कौन से स्टेशन मतलब पोर्ट से वो लोगों ने टाइटैनिक पे आए थे, तो वो दो कॉलम सिर्फ दो रो में मिस है। तो अब इसको फिल कैसे करते हैं? तो इसका दो तरीका है। इसमें अगर डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू है, तो उसको दो तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है? ये इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो है वो बहुत सिंपल है, बट उतना इफेक्टिव नहीं होता है जनरली। तो पहला तरीका ड्रॉप कर देना। सिंपली ड्रॉप कर देना, जो जो रो में मिसिंग वैल्यू उसको सिंपली ड्रॉप कर देना। बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, क्या पता वो जो कॉलम अगर एक दो रो में अगर मिसिंग वैल्यू है, तो उसको सिंपली ड्रॉप कर देना बेटर रहेगा। ठीक है। बट अगर इतना एज में 177 के करीब जो मिसिंग वैल्यू है, कैबिन में 687 के करीब कैबिन है, तो इस केस में उसको ड्रॉप करना सिंपली हमारे डेटा का वेस्ट है। मतलब जितना डेटा चाहिए वो उतना नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा लॉस हो सकता है उसमें। और दूसरा तरीका है वो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके, लाइक मीन मीडियम मोड तरीका करके। तो इसमें जो बेसिकली तीन तरीका आता है। पहला तीन तरीका आता है। तो पहला है मीन मीन्स जो मिसिंग वैल्यू है उसको मीन से रिप्लेस कर देना। सेकेंड तरीका है मीडियन, और थर्ड तरीका है मोड। अब मीन मीडियम मोड कब हम यूज करेंगे? इसके लिए क्या है, सिंपली कि मीन हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या मतलब? मीन के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीन के लाइन के अलोंग ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसमें आउटलायर्स ना हो। तब उस केस में जो मिसिंग वैल्यू है, हम उसमें मीन उस पूरे डेटा का मीन से रिप्लेस कर देंगे। उस डेटा का जितना मीन होगा, कैलकुलेट करके उस जो मिसिंग वैल्यू उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो मीन कब यूज करते हैं? व्हेन आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स दैट मीन्स नो आउटलायर्स। सिंपली अगर मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आउटलायर्स नहीं होगा, तो आउटलायर्स नहीं होगा उसमें। मीडियन तब यूज करते हैं जब हमारे डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हो, क्योंकि आउटलायर्स के प्रेजेंट होने से मीन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी कॉलेज का प्लेसमेंट अगर 4 LPA, 5 LP, 6 LPA, 10 LPA, और किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट का 50 LPA का लग गया, तो और सेकंड स्टूडेंट का मान लो लास्ट 5 स्टूडेंट है, तो मान लो 12 LPA लग गया। तो जब अगर हम मीन करेंगे तो कितना होगा?
इस सारे का सम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे, तो जो मीन बन के आएगा, जो इसका मीन बन के आएगा, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 50, 70 + 12 82/5, दैट मीन्स 82/5, ये बन के आ जाएगा हमारा मीन 16.4। इतना एलपीए का पैकेज लगेगा। बट एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट का जो पैकेज लगेगा वो 16.4 एलपीए का लगेगा। बट जो एक्चुअल केस है, तो 16 तो किसी का टच भी नहीं है। बेसिकली सब 12 तक है, बस जो इस जो 50 की वजह से जो हमारा मीन है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मीडियम मीडियम यूज़ करते हैं। मीडियम कैसे यूज़ करते हैं, सारे डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो बीच का जो वैल्यू होगा वो कंसीडर करते हैं। तो बीच का वैल्यू इसमें क्या है, बीच का वैल्यू 10 है। तो जो तो बीच का वैल्यू क्या है, 10 है। तो इसके हिसाब से इसमें जो एवरेज स्टूडेंट का पैकेज है वो 10 एलपीए है, ना कि 16.4 एलपीए। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है जब डेटा में आउटलायर प्रेजेंट हो, मीडियन होता है। तो व्हेन आउटलायर एग्जिस्ट इन दी डेटा, और इसमें भी ये ये तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जब हमारा फी डेटा जो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा। बट अगर ऐसा डेटा जो कैटेगोरिकल डेटा हो गया, तो उस केस में हम उस डेटा का जो मॉड है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट अकरिंग है जो डेटा है, उसको मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो ये फोर कैटेगोरिकल डेटा। तो इतना हम समझ गए कि मिसिंग वैल्यू को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर नंबर ऑफ मिसिंग रो अगर बहुत कम है, लाइक उस केस में हमने इम्बार्क वाले सेक्शन में देखा था कि 2 है, तो उसमें हम सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर कॉलम अगर कॉलम केविन हो गया है वन, या एज 177, मतलब एज में 177 कॉलम है मिसिंग वैल्यू, तो इस केस में हम उसको ड्रॉप सिंपली नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके उसको रिप्लेस करते हैं। तो पहला टेक्निक है मीन, मीडियन या मोड। मीन भी कब यूज करते हैं, जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दैट मीन्स नो आउटलायर प्रेजेंट इन द डेटा, तब हम मीन यूज करते हैं। मीडियन तब यूज करते हैं जब डेटा में आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल से बताया कि कैसे आउटलायर्स के प्रेजेंस होने से हमारा मीन और मीडियम इफेक्ट होता है। और मोड तब करते हैं जब हमारा डेटा कैटेगोरिकल डेटा हो, तो इस केस में इम्बार्क जो है वो हमारा कैटेगोरिकल डेटा, बाकी केविन और एज जो है हमारा वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कैसे है, तो मैंने df.info जो किया था, तो इसमें बताया था कि जो एज है वो हमारा फ्लोटिंग वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केविन केविन वो भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो केविन जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो अब हम पहले समझेंगे कि एज जो है वो हमारा कैसा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन शो करें, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको C1 वाले में बताया था कि एक प्लॉट आता है जो लाइक हिस्टोग्राम, और केडीए प्लॉट भी कहते हैं। अगर वो हम यूज करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो SNS हिस्ट प्लॉट, इसमें df, अगर इसमें हम एज का देते हैं, देन केडीए अगर हम ट्रू कर देते हैं, जिससे ताकि एक स्मूथ कर्व, कंटिन्यूस कर्व बन जाए जिस समय डिस्ट्रीब्यूशन डेटा शो करेगा, तो वो अगर हम ट्रू कर देते हैं, तब
जो बन के आएगा सी, डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे पता चला है? तो जितना भी डेटा जो है वो 20 और 30 के बीच में सेंटर लाई कर रहा है। मोस्टली जो डेटा वो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। और कुछ डेटा मतलब राइट तरफ जो ज़्यादा दूर तक जा रहा है, स्प्रेड ज़्यादा दूर तक है, तो इसका मतलब ये राइट स्क्यूड डेटा है, ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इससे ये पता चल गया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इसमें आउटलायर्स है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। आउटलायर्स के लिए मैंने बॉक्स प्लॉट बताया था कि सबसे बेस्ट होता है आउटलायर्स को चेक करने का। तो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट डी एफ, अगर इसमें हम एज को कंसीडर करें, सी, हमारा डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट है, सिंपली दिख रहा है। मैंने भी बताया था कि जो मोस्टली डेटा है 20 से 30 के बीच में लाइक कर रहा है। तो इससे ये भी पता चला जो मैक्सिमम डेटा है वो 20 से लेके लेस देन 40, दैट मीन्स उससे तक ही ज़्यादा डेटा है। और बहुत सारे आउटलायर्स हैं। तो अब इस केस में हमें पता चल गया कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आउटलायर्स भी प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स हम इसके लिए बेस्ट क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, मीडियम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो जो एज वाले सेक्शन में है, हम इसमें क्या करेंगे, उस एज वाला जो कॉलम है उसका मीडियन निकाल के उस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो डी एफ डॉट एज, इसको हमें डी एफ इसकी मिसिंग वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है। तो डी एफ डॉट मिसिंग वैल्यू क्या है, फिल, सॉरी, डी एफ एज, इसको हमें, इस कॉलम को हमें फिल नाम, जनरली अगर डेटा 0 1 में है तो हम फिल नाम में 0 भी दे सकते हैं, बट इस केस में मीडियम यूज करेंगे। मीडियन यूज किए तो अब इसमें 0 की जगह उस डेटा का हमें मीडियन यूज करना है। तो पहले मीडियम निकालेंगे, डी एफ डॉट, सॉरी, एज, इसका मीडियन, ये मीडियन हम नमपाई में यूज करते हैं, तो इससे यहाँ पे ये भी यूज हो गया, करते हैं। तो अब ये हो गया। अब अगर हम डीएफ में चेक करें, डीएफ डॉट एज में कि कितने नल वैल्यू है, एज नल सम करते हैं, तो 0 बताएगा। सी, 0 मतलब उस एज वाले सेक्शन में जितने भी क्या कहते हैं मीडियन है, उसको रिप्लेस कर दिया। नाउ अब इम्बार्ट में 2 है, और वो डेटा ये स्ट्रिंग है, मतलब कैटेगोरिकल डेटा एस क्यू और सी है, तो उसको हम उसके मॉर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। तो डी एफ डॉट, डी एफ कौन से सेक्शन में हमें इम्बार्क वाले सेक्शन को उसके मॉर्क से रिप्लेस करना है। तो डी एफ इम्बार्क डॉट फिल एन ए, इसमें डी एफ इम्बार्क, इसको हमें किससे फिल करना है, मोड से। ये मोड निकाला। अब इसमें मोड जो निकाले हैं, तो सारे जो जो डेटा का जो जितना फ्रीक्वेंट है, वो सारा क्या कहते हैं का देगा कि अगर अभी इस इम्बार्क वाले सेक्शन में एस क्यू और सी है, तो मे बी एस 5 बार आया हो, वाई 10 बार आया हो, और क्यू जो है 11 बार आया। तो उसको पहले वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, तो सबसे जो 11वां है, फिर 10, फिर 5। तो पहला डेटा जो 11वां सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है उसको लेना है। तो मॉड के, तो अब पहला वैल्यू लेना है हमें, ये 0। तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये भी हो गया हमारा, उस वो भी रिप्लेस हो गया। अब इसमें अगर हम चेक करते हैं मिसिंग वैल्यू, तो एज नल सम 0। अब हम दूसरा क्या है, कैबिन, कैबिन को रिप्लेस करना। तो अभी तक हम लोगों ने इम्बार्क्ड और एज वाले मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिया।
बट अभी एक कॉलम बचा हुआ है केविन वाला, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो कॉलम में बेसिकली क्या है कि जीरो मतलब फर्स्ट क्लास के लोगों को केबिन है, और जो लोअर क्लास पीपल है उसको केबिन नहीं है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जिसको केबिन है उसको 1 कर दें, जिसको केबिन नहीं है उसको 0 कर देंगे, ताकि जब ये डेटा मॉडल ट्रेन होके ले जाएगा, तो मॉडल सिंपली देखेगा कि 1 है तो मतलब उसके पास केबिन है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, और कम है तो उस पे अच्छा ट्रेन हो सकता है बेसिकली। तो करते हैं हम, तो df डॉट एक न्यू कॉलम बना लेते हैं जिसमें सिर्फ अलग लिखा हो उम, हैज़ केबिन। अब इसको df किससे रिप्लेस करना है? पहले अब इसको हमने चेक किया था तो वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें वैल्यू है कि नहीं है। नॉट एनए, जैसे फिल एनए की जगह मतलब था कि मिसिंग वैल्यू को फिल करना है, तो नॉट एनए का मतलब सिंपली होता है कि ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा, कि अगर मिसिंग वैल्यू है तो ट्रू करेगा, नहीं है तो फॉल्स करेगा। तो नॉट एनए किया। अब 0 1 में आंसर आ गया। अब इसको क्या करो, एज टाइप में इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो 0 1 में। मतलब पहले वो बुलियन वैल्यू उसको अब इंटीजर में कर दें, एज टाइप इंट। तो रन करते हैं इसको, ये हो गया। अब जो एक्स्ट्रा जो कैबिन वाला कॉलम से ड्रॉप कर देते सिंपली df डॉट ड्रॉप, उसमें कॉलम्स नेम में हम कैबिन दे देते हैं। इन प्लेस, ये प्रमाणिक हमें करना है, तो ट्रू कर दिए। अब अगर हम df चेक करते हैं, सी केबिन वाला सेक्शन हट के हैश केबिन वाला सेक्शन आ गया है। अब पूरे df का अगर हम मिसिंग वैल्यू चेक करते हैं, इज नल इज सम, सॉरी सम, तो एक में भी नहीं बचा है। अब इतना तक तो हमने समझ लिया कि कैसे डेटा को मतलब मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट्स वैल्यू, ये सबको रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, वो सारे को हमने देखा। अब अब हर एक डेटा फ्रेम जो है, जो आप इंडिविजुअल जो कॉलम है सर्वाइव पी क्लास नेम, अब इस पे देखेंगे कि इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, इसमें कैसा स्प्रेड है, इसमें कैसे मीडियम का, मतलब ये सारे अब इंडिविजुअली हम सारे कॉलम्स को समझेंगे। तो जब इस टेक्निक को कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसमें हम एक सिंगल वेरिएबल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी और स्प्रेड, डेटा क्वालिटी, ये सब के लिए जब हम सिंपल एक कॉलम लेके उससे ये सब करते हैं, तो ये यूनिवेरिएट एनालिसिस का आता है। टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस में न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जैसे एज, फेयर, सीवीएसपी, पार्च, इस सब में हम देखेंगे कि मीन, मीडियम, मोड कैसा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा है, ये सब। तो बेसिकली हम कौन से प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, समरी स्टैटिस्टिक्स जो हमने देखा है, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ये सब से करते हैं। कैटेगोरिकल में सेक्स, पी क्लास, एम्बार्क, सर्वाइव, ये सब करते हैं। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है। लाइक अगर कैटेगोरिकल डेटा कुछ किसी का तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, वो सब चेक करते हैं किसका कितना फ्रीक्वेंसी है। एंड क्लास इम्बैलेंस देखते हैं कि अगर पी क्लास ही है, तो ऐसा ना हो कि सारे के सारे लोग थर्ड क्लास में ही है और एक लोग सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो एक इम्बैलेंस डेटा सेट होगा, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और कॉमन टूल्स जगह वैल्यू काउंट, बार प्लॉट्स, काउंट प्लॉट, ये सब यूज करते हैं। बट यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या नहीं करता है, क्या करता है तो हमने देख लिया, बट क्या नहीं करता है उसके लिए ये सर्वाइवल एक्सप्लेन नहीं करता है कि अगर हम एज वाला कॉलम सिर्फ लेते हैं, तो ये हमें बताता नहीं है कि वेदर वो पर्सन सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा टाइटैनिक वाले इंसिडेंट में। तो वो सिर्फ सिंगल अपना रिलेशनशिप बताता है कि उसके अंदर में कैसा चल रहा है। इट डजंट शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये दूसरे वेरिएबल के साथ करता नहीं, अगर वो करेगा तो
अगर दूसरे 2 लोग 2 वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे तो बाई वेरिएट हो गया और 2 से ज़्यादा तो मल्टीवेरिएट हो गया। तो सिंपली एक हम यू यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं फेयर पे। फेयर एक पॉइंट है न्यूमेरिकल तो उसपे हम करते हैं। तो उसके लिए एसएनएस डॉट हिस्टप्लॉट। अब इसमें हम जो डेटा सेट में जो फेयर सेक्शन है उसका करते हैं अभी। तो ये किए, इसमें इस बार बीन्स हम देते हैं 30 कर दिए। अब ये ग्राफ बन के हो जाएगा, उसको टाइटल दे देते हैं पीएलटी डॉट टाइटल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर, ये सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर। इसको शो करते हैं पीएलटी डॉट शो। सी एक फेयर का हिस्टोग्राम में आ गया। अब इसमें हम देखते हैं अगर इसमें हम के डी प्लॉट भी के डी अगर करते हैं के डी इक्वल टू टू, तो एक स्मूथ कर्व भी बन के आ जाएगा साथ ही सी। तो इस हिस्टोग्राम ब्लॉक से समझ जो हमें हमें समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है कि जो मोस्टली लोग जो है वो लो मिडिल क्लास वाले हैं टाइटैनिक में, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो 0 से 100 के बीच में ही है। कुछ 500 मतलब ये अपर क्लास वाले पीपल हो गए और कुछ मीडियम वाले हो गए 20 से 300, तो ये मिडिल क्लास वाले हो गए। और जो सबसे ज़्यादा टाइटैनिक पे बैठे हैं वो लोअर लोअर मिडिल क्लास का होगा, और ये पूरा डेटा राइट की तरफ ज़्यादा है तो ये कंप्लीटली राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। समझिए? तो इसी पे इतना समझिए कि फेयर का कैसे डेटा पे इम्पैक्ट है कि ये राइट कंप्लीटली राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिली, इस वजह से हमने देखा कि जो केबिन वाले सेक्शन में ज़्यादा बहुत सारे केबिन एम्प्टी थे, मतलब मिसिंग वैल्यू थे उसमें। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे। फिर ये मिडिल क्लास फैमिली जिसमें ठीक-ठाक है 200 से 300 के बीच का उसका प्राइस है, तो मतलब ठीक-ठाक है। और सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो अपर क्लास वाले का, तो सबसे कम है, मतलब टाइटैनिक में बहुत कम लोग अपर क्लास वाले सफ़र कर रहे थे। अब सेकंड है, हमने एज देख लिया, अब हम कैटेगोरिकल में सेक्स देखते हैं कि सेक्स के बेसिस पर कैसा ये है। तो सिंपली एसएनएस डॉट, पहले देखते हैं कि सेक्स वैल्यू कितना है। तो डीएफ सेक्स, ये इसमें हम वैल्यू काउंट देखते हैं कि कितने वैल्यू काउंट हैं, जो कैटेगोरिकल है वो कितने हैं। जब करते हैं तो एरर आ गया, वैल्यू काउंट ओके, यहाँ पे एस होगा, काउंट्स होते हैं सी। इसमें दिख रहा है कि मेल वाले सेक्शन में 577 लोग हैं और फीमेल वाले 314 लोग हैं। तो अगर इसी को हम प्लॉट के हिसाब से समझने का कोशिश करें, ऐसे न्यूमेरिकल हमें समझ में आ नहीं रहा है, मतलब क्लियर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो उसी को अगर हम वेट वेट अगर इसी को हम प्लॉट के हिसाब से करें एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, ये जो हमें काउंट सीधे ये अगर ये ना भी करते तो इससे काउंट प्लॉट हमें पता चल जाता है। तो एक्स कॉलम पे हमें एक्स एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, सेक्स चाहिए, सेक्स का डेटा एंड डेटा बराबर डीएफ या एंड पीएलटी। अभी हम सिर्फ यूनिवेरिएट एनालिसिस करें इस वजह से सिर्फ एक ही कॉलम ले रहे हैं, अगर बाइवेरिएट के तो दो कॉलम लेते हैं। टाइटल, इसका टाइटल हम क्या दे सकते हैं, पैसेंजर काउंट बाई जेंडर, पैसेंजर काउंट बाई जेंडर, ये दिया।
और इसको शो कर दिया। ये हो गया शो। इसमें देखिए, मेल ऑलमोस्ट 577 काउंट है और फीमेल 3314 काउंट है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मेल का काउंट, नंबर ऑफ मेल पैसेंजर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल पैसेंजर। तो इससे ये भी समझ में आ गया। अब पैसेंजर क्लास के हिसाब से देखते हैं कि कौन से पैसेंजर क्लास में कितने लोग हैं। तो सिंपली उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये पी क्लास वैल्यू काउंट जब करते हैं तो सी सबसे ज़्यादा लोग जो है 500 के करीब वो थर्ड क्लास में है। फिर फर्स्ट क्लास में 204 है और सेकंड क्लास में 184 है। तो अगर इसी को हम प्लॉट के साथ समझे तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ पी क्लास दे देते हैं। ओके। अब पैसेंजर काउंट बाय जेंडर, पैसेंजर काउंट बाय क्लास। तो सी इससे पता चला कि सबसे ज़्यादा जो है वो थर्ड क्लास वाले क्या क्लास में लोग सफ़र कर रहे हैं। फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, सबसे लास्ट में सेकंड क्लास आता है। तो अगर हम यहाँ से एक प्रेडिक्ट करें तो उसके पास ना केबिन है, थर्ड क्लास वाले में जो पीपल सफ़र कर रहे हैं उसके पास ना केबिन है, ना ही उन लोगों के पास ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी है। तो जो सर्वाइव होने के चांसेस है थर्ड क्लास के सबसे कम होंगे। क्योंकि जो बेसिकली केबिन जो होता है, टाइटैनिक शिप जो बना था वो कुछ कुछ ऐसा, अगर मैं बनाने का कोशिश करूँ तो सपोज ये टाइटैनिक शिप है, ड्राइंग मेरी खराब है, आई नो। तो केबिन अगर जिसको मिलता वो क्या कहते हैं, ये टाइटैनिक ऊपर में, तो इस केबिन अपर वाले पार्ट में केबिन सबको पैसेंजर को मिलेगा, और जिसको केबिन नहीं है वो लोअर पार्ट में मिलेगा। तो टाइटैनिक जब हिट हुआ है तो लोअर पार्ट में हिट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी पानी भरने के चांसेस लोअर, जो सबसे नीचे वाला टाइटैनिक का पार्ट है उसमें होंगे। तो और उसमें पैसेंजर जो थर्ड क्लास वाले पीपल है उसके चांसेस कम है बचने के एज कम्पेयर टू जो अपर क्लास जिसको केबिन मिला है। तो इससे ये भी समझ में आ गया। अब हम सर्वाइवल का देखते हैं कि सर्वाइवल का क्या सीन है, कि कितने लोग सर्वाइव किए हैं, कितने लोग सर्वाइव नहीं किए। तो इसी का एसएनएस अगर हम वही काउंट प्लॉट में ही सिर्फ सर्वाइव कर दें, सर्वाइव पैसेंजर काउंट बाई सर्वाइवल, सर्वाइवल पैसेंजर काउंट बाई सर्वाइवल, सी तो जो लोग बचे हैं वो ऑलमोस्ट 300 और 400 के बीच में, बाकी ऑलमोस्ट 500 प्लस जो है लोग वो सर्वाइव नहीं नहीं किए, बाकी 300 से 350 लोग सर्वाइव किए हैं। अब सर्वाइवल भी देख लिया हम कि कितने लोग बचे। अब इसी में बाइवेरिएट एनालिसिस करेंगे। तो बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है कि वो दो वेरिएबल को एक साथ करते हैं, समझने के लिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो बेसिकली जो ईडीए में हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल जो हम सिर्फ एक वेरिएबल को लेकर यूज करते हैं तो वो हो गया यूनिवेरिएट एनालिसिस। और जब दो वेरिएबल करते हैं तो एक तो जो कॉलम है वो, और दूसरा हो गया दूसरा सेकंड वेरिएबल टारगेट वेरिएबल, तब हम समझ लेंगे कि दोनों सर्वाइवल किसमें ज़्यादा है। तो वाई वेरिएट एनालिसिस आंसर, तो कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होता है। हाउ डज द टारगेट चेंज अक्रॉस डिफरेंट फीचर वैल्यू, ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट अगर टारगेट का सिनेरियो जो कितने लोग बचे हैं, टाइटैनिक डेटा सेट का बात करें तो कितने लोग बचे हैं, अगर हम एज के हिसाब के कंपेयर करें कि जिसका एज ज़्यादा है, या फेयर क्लास का बात करें कि पैसा टिकट का पैसा
किस हिसाब से टारगेट पे इम्पैक्ट पड़ा, तो ये सब हम बाइवेरिएट एनालिसिस में करते हैं। टाइप्स ऑफ बाइवेरिएट एनालिसिस में वही है, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, और न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल भी इसमें है। तो और ये क्या नहीं करता, ये सिर्फ दो का इंटरेक्शन कंसीडर करता है, मोर देन दो नहीं करता, उसके लिए हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं। इट डजंट कैप्चर कॉम्प्लेक्स मल्टी फीचर डिपेंडेंसीज, ये भी देख लिया। दोज इनसाइट्स कम फ्रॉम मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टी फीचर डिपेंडेंसी, जब दो से ज़्यादा फीचर आपस में डिपेंड है, वो तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में करेंगे। तो वन लाइन समरी क्या है कि बाय वेरिएट एनालिसिस हेल्प अंडरस्टैंड हाउ वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, रिवीलिंग रिलेशनशिप दैट यूनिवेरिएट एनालिसिस कैन नॉट। तो अगर हम इसी में जो जेंडर के हिसाब से हमने किया था, ये, हाँ, ये इसको कॉपी किया। अब इसी में हम कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइव ह्यू करके जो एक पैरामीटर है, उसमें हमने सर्वाइव डाल दिया, सर्वाइव। तो सेक्स कैटेगोरिकल हो गया, सर्वाइव भी न्यूमेरिकल हो गया। तो ये न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल का परफेक्ट एग्जांपल है। तो इसमें देखे हैं सर्वाइवल पैसेंजर काउंट ना, सर्वाइवल सर्वाइवल काउंट बाय जेंडर। तो जब इसको करेंगे, तो यहाँ पे सबसे अच्छा दिख रहा है कि जो फीमेल है, उसमें सर्वाइवल का जो रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। मेल में तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो टाइटैनिक डेटा सेट, जब टाइटैनिक डेटा सेट में जब टाइटैनिक डूब रहा था, तो सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी फीमेल और बच्चे को मिला है, क्योंकि फीमेल का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाइवल रेट है। तो यहाँ से ये समझ में आया। अगर उसमें फिर एक क्लास के हिसाब से था कि जो कौन सा क्लास में किस हिसाब से है। इसमें भी अगर हम कॉपी करें इसको, फिर अगर इसको क्लास के हिसाब से कि जो सबसे ज़्यादा पी क्लास के हिसाब से, और इसमें भी हम सर्वाइवल दूसरा फीचर दे दिए क्यू सर्वाइव पैसेंजर काउंट बाई, इसमें हम क्या नाम दे सकते हैं, सर्वाइवल बाई पैसेंजर क्लास, या परफेक्ट है ये, सर्वाइवल बाई पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास। तो जब इसको करते हैं, तो सी जो फर्स्ट क्लास में जो लोग बैठे हैं, उसकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में सबसे ज़्यादा लोग, सबसे कम बचे उसमें। और सेकंड क्लास में ऑलमोस्ट बैलेंस है। और फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा लोग बचे हैं। तो मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास अपर में जो वहाँ पे इवैक्यूएशन के टाइम पे लाइफ बोट जो मिलने के चांसेस है, वो फर्स्ट क्लास वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू थर्ड क्लास पीपल को। अब इस हिसाब से अगर हम बॉक्स प्लॉट देखें सर्वाइव और एज का, कि जो एज और सर्वाइव के में क्या रिलेशन है, तो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट एक्स बराबर, इसमें हम सर्वाइव, सर्वाइव ये हो गया, देन वाई बराबर एज, और डेटा बराबर DF। अगर सिंपली करें, इसे PL टाइटल दे देते हैं, टाइटल एज वर्सेस सर्वाइवल। सी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 0 और 1 में मोस्टली लोग आउटलायर्स कंसीडर हो रहे हैं, बाकी एज के हिसाब से कि जो सबसे ज़्यादा एज वाले उसको आउटलायर कंसीडर कर दे रहे हैं। तो मीन से लेके मैक्सिमम तक है, उसमें जो सर्वाइव लोग हैं वो बहुत, मतलब 20 से 40 के बीच में ही मोस्टली है, और मोस्टली 30 के अराउंड ज़्यादा है। अगर ये
ना बचने के ये, और बचने के चांसेस क्या कहते हैं इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसका लेंथ विड्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, और जो एज है इसमें कम है। मतलब जो बूढ़े लोग हैं, इससे ये पता चल रहा है जो बूढ़े लोग हैं वो टाइटैनिक इंसिडेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। जो ज़्यादा यंग, मतलब जो ये एज है सी, इसमें ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, मतलब ज़्यादा 60 प्लस एज वाले हैं, तो इसमें लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। जो इसमें कम है तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसे ये समझे। नाउ अगर हम न्यूमेरिक वर्सेस न्यूमेरिकल कॉलम वर्सेस न्यूमेरिकल कॉलम का बात करें, तो एसएनएस स्कैटर प्लॉट, इसमें हम एक्स बराबर एज एज दे दिए, और वाई बराबर फेयर दे दिए। नाउ डेटा इक्वल टू डी एफ दे दिए। और इसी में हम करें एज और फेयर का, कि एज के हिसाब से कैसा शो हो रहा है, तो सी ये ऐसा शो कर रहा है। अगर इसमें हम सर्वाइवल का केस कर दें, ये ऐसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया। सर्वाइव अगर तब रन करते हैं, तो सी जो सबसे जो हायर जो एज वाले हैं 60 प्लस, उसमें कम लोग क्या कहते हैं सर्वाइव कर पाए हैं एज कम्पेयर टू जो लोअर, जो कम एज वाले हैं। इसे यही मैं बताया पहले भी, वुमेन मतलब औरत और बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर दिए हैं जब ऐसा सीन हो रहा था, तो कि जब टाइटेनिक डूब रहा था तो औरत और बच्चे को ज़्यादा प्रेफर दिया गया एज कम्पेयर टू मेंस के हिसाब से। नाउ कमिंग टू द मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है कि it study three or more variables simultaneously to understand combined effect, interaction, and complex relationship within the data. It goes beyond pairwise relationship and show how multiple features work together to influence an outcome. मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है कि दो और मतलब बेसिकली तीन और तीन से ज़्यादा जितने भी फीचर होते हैं उस सारे को कंबाइन करके एक रिलेशनशिप निकाला जाता है, जिससे पता चलता है कि एक कंबाइंड इफेक्ट क्या है, कि एक के बढ़ने से बाकियों पे क्या असर पड़ रहा है। वो व्हाट मल्टीवेरिएट एनालिसिस आंसर क्या करता है, हाउ डू मल्टीपल वेरिएबल्स जॉइंटली अफेक्ट द टारगेट, कि अगर हम एज, सेक्स, फेयर, पी क्लास इस सबको मिला दें तो उससे सर्वाइवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि अगर इस सारे फैक्टर को एक साथ कंसीडर किया जाए तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बच पैसेंजर बचने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। डू वेरिएबल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, क्या वेरिएबल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ये बताता है। विच फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन कंसीडर टुगेदर, कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब एक साथ कंसीडर करते हैं। लाइक अगर सर्वाइवल पे अगर हम देखें तो एज, फेयर, उसके बाद पी क्लास, इस सब में सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं क्लियर इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास की, वो कौन से क्लास में है। अगर वो थर्ड क्लास में है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसके चांसेस बचने के कम है। अगर वो फीमेल है तब भी हम कह सकते हैं इसके चांसेस क्या कहते हैं ज़्यादा है, मेल है तो कम है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो फीचर बताता है। तो कॉमन टाइप्स ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल्स हो गया, एज, फेयर, CSP ऐसे करके, ये सबको बेसिकली हम कोरिलेशन जो हीट मैप है इससे हम सारा कुछ आसानी से मल्टीवेरिएट में कर सकते हैं। और किस लिए यूज़ नहीं करते ये भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन। इट डज़ नॉट आइसोलेट सिंगल वेरिएबल इफेक्ट। मैंने पहले बताया कि एक वेरिएबल पे नहीं डिपेंड करता है। इट डज़ नॉट रिप्लेस यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट एनालिसिस। ओके, तो इसका एक सब एग्जांपल देखते हैं। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स को कोरिलेशन हीट मैप देखते हैं, रिलेशन हीट मैप। तो उसके लिए पहले कोरिलेशन एक मैट्रिक्स लिखते हैं, डीएफ डॉट कोड। उसके बाद इसमें हम जितने भी डीएफ में न्यूमेरिकल है उसी का हमें निकालना है, उसको ट्रू कर दें तो मतलब जो इस डेटा सेट में जितने भी न्यूमेरिकल फीचर है वो सारे का करना है। ये हमने कर दिया। अब अगर इसका हम देखें
सी सारे का निकाल दिया, पैसेंजर आईडी के साथ, पैसेंजर का सर्वाइव के साथ, पी क्लास ए सबके साथ निकाल दिया। अब अब क्या करते हैं, इसमें हीट मैप बनाते हैं। तो एस एन एस डॉट हीट मैप, इसमें हम वो मैट्रिक्स दे दिए, कोरिलेशन मैट्रिक्स। उसके बाद नॉट जो जिस पे वैल्यू पहले से लिखा आना चाहिए वो भी कर दिए। और पहले देखते हैं ये क्या होता है इससे। सी बट इसी में अगर हम कलर चेंज कर दें, अभी का कलर अगर हम सी मैप समथिंग, या ये होता है, इसमें हम कूल वार्म कर दें। कूल वार्म ये कलर पैलेट है, मतलब कलर से हम चेंज कर सकते हैं। सी प्रीवियस के कंपेयर में अब अच्छा लग रहा है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आपस में सबका क्या रिलेशनशिप है। जैसे पैसेंजर का पैसेंजर के साथ वन हो गया, सर्वाइव का, तो इसी तरीके से ये नेगेटिव में, तो मतलब पैसेंजर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम है, ऐसे करके सारे का इसमें दिख रहा है। तो यहाँ तक तो हमने ईज़ी समझ लिया कि यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, मिसिंग वैल्यू को ट्रीट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट्स को कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब जो सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो फीचर इंजीनियरिंग होता है। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड सेलेक्टिंग फीचर्स टू मेक मशीन लर्निंग मॉडल्स परफॉर्म बेटर। The goal is simple: turn raw data into meaningful signals that model can actually learn from it. तो सिंपल शब्दों में बताऊं, तो जो अभी तक हमने डेटा से जो टाइटैनिक डेटा से समझा, उसमें जो पहले से फीचर्स दिए उसी पे हम काम करें। लेकिन फीचर इंजीनियरिंग की वजह से क्या होता है, हम रियल लाइफ सिनेरियो को कंसीडर करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं, जिससे मॉडल की एक्यूरेसी, मॉडल को उस पर अच्छे समझने में बेटर होता है। तो अगर हम सिंपल सिंपल में अगर बताएं, तो वाई फीचर इंजीनियरिंग मैटर्स, रॉ डाटा इज रियली मॉडली रेडी। ये बात भी है कि रॉ डाटा मेसी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। गुड फीचर्स कैन आउट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। जो अच्छे फीचर्स होते हैं जिसका एक्यूरेसी, मतलब जो समवेयर इम्पैक्ट ज़्यादा डालता हो, वो हमें उससे बनाना पड़ेगा, उसका जो दिया हुआ फीचर्स है उससे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमने जो डीएफ देखा है, अगर इसको हम रन करते हैं, सी अब इसमें एक पैसेंजर नेम दिया है, इसके सिबलिंग्स दिए हुए हैं, और या उसके माता-पिता या सन या डॉटर दिया हुआ है। तो अगर हम उसको कंसीडर करें फैमिली साइज़ में, कि फैमिली साइज़ के हिसाब से क्या कैसा सर्वाइवल रेट है उसका, तो एक नया कॉलम बना लेते हैं, फैमिली साइज़। ये हमने एक नया कॉलम बनाया। अब इस कॉलम में डीएफ जो सीएसपी है, या ये कितने सिबलिंग्स हैं, फिर कितने, एक तो ये पार्च करके जो है, पार्च ये, हाँ, कितने पेरेंट्स या सन या डॉटर है, प्लस वो खुद का। अगर हम ऐसे करते हैं, सी रन हो गया। अब अगर हम, तो पहले इसको देखते हैं कि कितना आया फैमिली साइज। सी ये हमारा बन के आ गया कि जो सिंगल पहला नंबर जो रो पे जो फैमिली है, वो जो जीरो नंबर पे है, वो दो लोग के साथ जा रहा है। जो पहला पे वो दो लोग के साथ जा रहा है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी एक लोग के साथ जा रहा है, इस तरीके से। अगर इसका हमको कोड बनाना हो, कि मतलब कोड कहते हैं, अगर ग्राफ बनाना हो, प्लॉट बनाना हो, तो एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट किए। अब एक्स की जगह पे, एक्स एक्सिस पे हम फैमिली साइज दे देते हैं, फैमिली साइज। और ह्यू की जगह पे हम सर्वाइव दे देंगे, कितने लोग सर्वाइव हुए फैमिली साइज के बेसिस पे, सर्वाइव, सर्वाइव, देन डेटा जो हमारा डीएफ है वो दे दिए। अब अगर हम उसको रन करते हैं, तो सी जो सिंगल फैमिली है, जो जिसमें फैमिली साइज जिसका वन है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। दैट मीन्स
और जो 2 जो 2 फैमिली साइज़ इसका 2 है, फैमिली साइज़ 3 और 4 है, इसका बचने के चांसेस ज़्यादा है। तो इससे ये पता चला कि जो फैमिली साइज़ है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप फ़ॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि फैमिली साइज़ बढ़ने से सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, नहीं। फैमिली साइज़ 11 तो इसमें बिल्कुल भी नहीं बच रहे हैं, मतलब कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। बट 6, 7 कुछ-कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2, 3, 4 में वो अच्छे खासे सर्वाइव कर रहे हैं। सी जो ऑरेंज कॉलम है या बार है, उसको कह सकते हैं बार, वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ये ब्लू बार। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो 2, 3, 4 फैमिली साइज़ है, मतलब मीडियम साइज़ फैमिली के बचने के चांसेस ज़्यादा है, नहीं सिंगल फैमिली के बचने के चांसेस ज़्यादा है, नहीं बड़े फैमिली के बचने के चांसेस ज़्यादा है। तो सिंपल ऐसे ही समझ सकते हैं ना कि अगर हम एक मैन है, ठीक है? और एक उसकी वाइफ़ है, ठीक? और एक उसका सन है, मान लीजिए। तो जो अगर इंसिडेंट हुआ तो जो मैन सोचेगा कि पहले मैं अपने बच्चों को पहले निकाले, फिर वाइफ़ को निकाले, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है इवैक्यूएशन के टाइम पे वो बहुत अच्छा है। बट अगर बहुत बड़ा फैमिली है तो कोऑर्डिनेशन उसके आपस में बहुत खराब होगा, तो जिसकी वजह से फैमिली एक-दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। और सिंगल का ये चांस होगा कि वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिला होगा, तो इससे ये पता चला। अगर अब अगर इसमें हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें कि एज ग्रुप कैसा है, तो सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाना होगा जो सेपरेट एज ग्रुप को बताता हो। तो एज ग्रुप बनाया हमने। अब इसको कैसे बनाएँगे? तो जो एज है, पहले जो एज वाला जो कॉलम है, उसमें से जो जैसे जी सेपरेट कर देंगे कि बच्चा हुआ, टीनेजर हो गया, यंग एडल्ट्स हो गया, एडल्ट हो गया, सीनियर्स हो गया। ये 4-5 हम एज ग्रुप को डिफाइन करते हैं और उसको लेबल देंगे। तो पहले हम पीजी डॉट कट एक फंक्शन है पांडा में जिससे ये होता है। अब इसमें हम जो किससे हमको फ़िल्टर कर आउट करना है, तो ऐज से, ऐज दे दिया। अब इसमें हमें कौन-सा कैसे-कैसे साइज़ को बीन्स को कैसे जो मैंने बीन्स डिफ़ाइन करने रहता है, उसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम समथिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 0 उसको समथिंग ऐसा कि 0 फिर 12 फिर 18 फिर 35 फिर 60 फिर 80। लाइक अगर आप ऐसे करके 0 से लेके जो 12 तक है एज, इसको हम किस क्या चीज़ में कंसीडर करेंगे? चाइल्ड में कंसीडर कर सकते हैं। जो 12 से 18 तक है वो हम टीनेजर में कंसीडर कर सकते हैं। फिर 18 से लेके 35 तक हम यंग एडल्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं। 35 टू 60 में हम एडल्ट्स को कंसीडर करेंगे और 60 टू 80 को सीनियर्स में हम कर सकते हैं कंसीडर। अब लेवल्स इसका क्या रहेगा? लेवल्स मैंने दे दिया, जो मैंने अभी बताया कि चाइल्ड, ये चाइल्ड हो गया 0 से 12 के बीच में, ओके। नाउ टीनेजर, ये टीनेजर, नाउ यंग एडल्ट, देन एडल्ट, देन सीनियर, जिसको सिटीजन कहते हैं, सीनियर सिटीजन, सीनियर, ओके। अब ये हमने लेबल कर दिया, इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। अब इस चीज़ को हम प्लॉट करते हैं, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, कितने लोग बचे हैं काउंटर प्लॉट से, काउंट प्लॉट से। एक्स एक्सिस पे हम एज ग्रुप को रख सकते हैं, एज ग्रुप को रख दिए। नाउ किसके बेसिस पे सर्वाइव कितने लोग किए उसके हिसाब से अगर हम करें सर्वाइव, और डेटा क्या हमारा इक्वल टू डीएफ। अब हम करते हैं इसको रन, तो जो प्लॉट बन के आएगा, सी
इसमें भी वही पता चला कि जो चाइल्ड को जो प्रेफ़रेंस दिया हुआ है, वो ज़्यादा है, सर्वाइवल रेट उसका ज़्यादा है, फिर टीनेजर्स का कम है, फिर यंग एडल्ट का उससे भी कम है, फिर एडल्ट का कम है, सीनियर्स का कम है। तो बच्चे को ज़्यादा प्रेफ़र मिला और यंग एडल्ट में जो जनरली फीमेल है, उसको फीमेल यंग एडल्ट और एडल्ट में जो जनरली फीमेल है, उसको कंसीडर करके किया गया है। तो या दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एवरीथिंग ईजे के बारे में सब कुछ समझा कि कैसे हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है। ये टॉपिक आगे चल के और अच्छे से आपको एमएल सीरीज़ में कवर किया जाएगा। तो अगर आपने पूरी पाइथन सीरीज़ को फॉलो किया होगा बेसिक से लेके ईजे तक, तो अब आप मशीन लर्निंग के लिए कंप्लीटली तैयार हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको एक-एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको मशीन लर्निंग का हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। कोड लिखना समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मशीन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हर एल्गोरिदम का मैथ्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंट्यूशन के साथ, फिर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा कोड के साथ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को और रिवीजन कीजिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। और अगर वीडियो अगर पसंद आया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।